हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 क्लास 12 के लिए। और हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हम ये भी सीखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल को। अगर आपके पास नोट्स नहीं है आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स that when a number of charges are interacting, the total force on given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges. So the force between two charges is not affected by presence of other charges, right? अब आपको ये बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। लेट्स मेक इट इजी। तो यहाँ पे हमने दो चार्जेस लिए हैं, Q1 एंड Q2, जो R डिस्टेंस पे है। तो अगर हमको इनके बीच का फोर्स निकालना हो तो हमारे लिए कूलम्स लॉ सफिशियंट है, राइट? और अगर मैं पूछूं कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1? तो चलिए मान के चलते हैं कि कोई 5 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर ये एक्सर्ट कर रहा है। अब इट कैन बी रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अब अभी तो ये दो चार्जेस थे यहाँ पे, तो हमने कूलम्स लॉ से आसानी से उसको सॉल्व कर लिया। बट व्हाट अगर यहाँ पे, व्हाट इफ यहाँ पे एक और चार्जेस आ जाता है? लेट्स से कि यहाँ पे एक और चार्जेस आ जाता है Q3, तो Q1 पे कितना चार्ज लगेगा? और क्या इसका जो 5 न्यूटन इस पे जो लग रहा है, मतलब Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है, क्या वो Q3 के आने से अफेक्ट होगा? क्या वो Q3 के आने से अफेक्ट होगा? लेट्स से कि ये इसका डिस्टेंस R1 था, इसका डिस्टेंस R2 हो गया Q1। तो क्या अब Q3 के आने से, माय क्वेश्चन इज, क्या Q3 के आने से Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा था, है ना, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा था, क्या वो इफेक्ट होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बोलता है नो। किसी और चार्ज के उस सेम आइसोलेटेड सिस्टम में होने से इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तीसरे के आने से इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो व्हाट इफ देयर इज अनदर चार्ज, एक और चार्ज हमने ले लिया, दैट इज Q4। और अब हम देखते हैं कि तो क्या Q2 और Q1 के बीच, क्या Q3 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा था, क्या वो Q4 के आने से इफेक्ट होगा? द आंसर इज नो। पहले अगर Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो वही फोर्स लगाएगा जो वो अगर उस सिस्टम में अकेला है तो भी, और वहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस, मान के चलो 100 चार्जेस है, तो भी इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम होगा। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम होगा, अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। होप यू अंडरस्टूड। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इस चार्ज पे Q1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, राइट? ठीक है, Q2 अपना अलग फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहा है, Q3 इस पे एक अलग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं यहाँ पे। बट द फाइनल क्वेश्चन इज कि Q1 पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बाई ऑल अदर चार्जेस? तो उसी का आंसर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि इन Q1 पे जो फोर्स लग रहा है तो वो होगा टोटल sum of vector forces, total vector sum of forces, vector sum of forces, vector sum of forces by vector sum of forces exerted by all the charges present in that system. It means, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। Let Q1, Q2, Q3 and Qn
बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस, कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, राइट, प्लेस्ड इन वैक्यूम, राइट, एट पॉइंट उस पोजीशन वेक्टर, ऐसे हमने प्लेस किया है कि उसके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं Q1 Q2 Q3 Qn के, वो हैं R1 R2 R3 और nth नंबर के चार्ज का पोजीशन वेक्टर है Rn, राइट। सो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो मान के चलो कि F1 फोर्स लग रहा है टोटल, तो ये जो F1 फोर्स होगा इट विल बी अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस, all the other forces present in that system, right। अब यहाँ पे जो F1, ये जो हम देख रहे हैं F12 F21, ये सब क्या है? सॉरी, F12 F13, ये सब क्या है? ये these are forces exerted on, these are forces exerted on Q1 by the individual charges, by Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q4 Qn, मतलब ये जो सारे चार्जेस उस पर लगे, जैसे F12 अगर हम ले यहाँ पे, जैसे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे F12 लिखा है, F12 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, वैसे ही F13 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q3, सिमिलरली दिस ऑल्सो। सो अब हम चलते हैं इसको प्रूफ करने की तरफ। एक बार फिर से लिख देता हूं पहले मैं, द फोर्स exerted on the Q1 F1 टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर सम, वेक्टर का साइन मैं बना रहा हूं यहाँ पे, F12 F13 एंड सो ऑन F1n। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो F12 का मतलब मैंने फिर से बताया आपको, इसको हम बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाई Q2 ऑन Q1, वैसे ही F13 का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाई Q3 ऑन Q1, और F1n का मतलब आप समझ गए होंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाई Qn ऑन Q1। सो हम स्केलर सम की बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर सम की बात कर रहे हैं, जो आगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं दो एक्सिस, x एंड y एक्सिस। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और इस पे हम ले लेते हैं कोई भी थ्री चार्जेस। दिस इज आवर ओरिजिन, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक चार्ज Q1, Q2 और Q3। दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। अब इनका पोजीशन वेक्टर, मतलब कि लेट्स से अगर हम Q3 से Q1 पे फोर्स लग रहा है, तो जो डायरेक्शन होगा वो Q3 से Q1 की तरफ होगा, तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, जिसको हम शो करेंगे R13 से। R13 का मतलब है फ्रॉम 3 to 1 जो डायरेक्शन है। वैसे ही Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लगेगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा
1 2 it means the direction is from Q2 to Q1. अब ये तो बात क्लियर है, पोजीशन वेक्टर और चार्जेस की बात क्लियर है। अब हम ये मान के चलेंगे Q1 Q2 Q3 सेम साइन वाले चार्जेस हैं, तो ऑब्वियसली आपस में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये तो पोजीशन वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, ये इसको रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल इस तरफ आगे की तरफ ये रिपेल करेगा, कुछ इस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसका, राइट। सो ये हो गया F13 फोर्स एक्सर्टेड बाय Q3 ऑन Q1, और ये जो फोर्स है ये हो गया F12, इट मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द Q1 ऑन Q2 ऑन Q1। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस, दो Q1 पे दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम, है ना, आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर सम पिछले क्लास में। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा हियर डायगोनली, और ये जो है आपका ये है फोर्स F1 which is the resultant force of F12 and F13। तो ये हुआ इसका डायरेक्शन। तो यही हमारा जो मैग्नीट्यूड है F1, और इसका इस ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं कि F1 मतलब Q1 पे जो टोटल वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force exerted on charge Q1 ड्यू टू Q2 इज क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2 will be according to Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 and R12 यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा कोलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे R12 का मतलब है द डायरेक्शन इज फ्रॉम R2 टू R1, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और यूनिट वेक्टर R12 का मतलब होता है, आपने इसका फॉर्मूला पता ही होगा आपको, दैट यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू होता है वेक्टर A बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो R यूनिट वेक्टर R12 का मतलब होगा R वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ओके, तो इसी को हम फर्दर आगे बढ़ाते हुए ऐसे लिखेंगे इसको, दैट F12 कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और हम इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब। ये हमने वेक्टर सम के टाइम पे भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के टाइम में भी देखा था। वैसे ही अगर हम फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी Q1 बाई Q3 को हम देखें तो इसका जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, and it will be R1 minus R3 by मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3 का क्यूब। और वैसे ही अगर आप फोर्स एक्सर्टेड बाई द nth चार्ज ऑन Q1, तो ये कुछ बने ऐसा बनेगा, 1 F1 विल बी 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn वेक्टर R1 माइनस Rn बाई R1 माइनस Rn टू दी पावर 3 क्यूब, राइट। तो अगर हम इस सबको, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही हमको बताता है कि जो फर्स्ट चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स है वो सारे चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इसका मतलब ये जो F1 है दिस विल बी इक्वल टू F12 प्लस F13 एंड प्लस सो ऑन F1n। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशंस तो ये कुछ हो जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, उसके अलावा और क्या कॉमन है, सब में Q1 भी कॉमन है, Q1 सब में आ रहा था। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा Q2, या फिर हम सबको लिख लेते हैं, अभी हम सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बच जाएगा लाइक Q1 बाई Q2, Q1 इंटू Q2 बाई R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर आएगा R1 माइनस R2। सिमिलरली प्लस Q1 इंटू Q3 R1 माइनस R3 बाई क्यूब ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R3। और वैसे ही सो ऑन nth नंबर के चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Qn R1 माइनस Rn वेक्टर R1 माइनस डिवाइडेड बाई R1 माइनस Rn होल क्यूब। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को शो करता है। अगर हम इसको लिखें सबमिशन के फॉर्म में, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू Q1 सब में कॉमन है, Q1 सब में कॉमन है, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल दी n नंबर ऑफ चार्जेस I इज इक्वल टू 2। सेकेंड चार्जेस से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया QI R1 वेक्टर R1 माइनस RI डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस RI का होल क्यूब। तो ये मैं फिर से लिख दूं इसको, सो वी कैन राइट दिस एज दिस force is equal to Q1 by 4 pi epsilon naught। so submission of n charges, second charges से start कर रहे हैं, I is equal to 2, so QI R1 vector R1 minus vector RI divided by R1 minus RI का होल क्यूब। और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस शुरू करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड L, इसका लेंथ सारे साइड इक्वल होते हैं, आपको पता है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज है ना, ये सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। अब अगर आप में से किसी को पता नहीं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कहाँ पे होता है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के 3 मीडियंस हो सकते हैं, तो तीनों मीडियन का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, इसलिए ये जो सेंट्रॉइड है वो इन तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होगा, राइट। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है तो ये इन तीनों ही वर्टेक्सेस सेम डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो तीनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं।
Q1 मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हो सकता है इनके Q1 Q2 Q3 इन सब का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू Q, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है और ये भी हमसे बोला है कि विद द सेम साइन एज Q, तो सभी जो चार्जेस है उसका साइन भी सेम है, तो आपस में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो लेट्स से Q1 Q को रिपल करता है इस डायरेक्शन में, तो उसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इधर, इसको हम नाम दे सकते हैं F1। वैसे ही Q2 जो है Q को रिपेल करेगा और उसका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसको हम नाम दे सकते हैं F2। वैसे Q3 यहाँ जो C पे प्लेस्ड है वो Q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम दे सकते हैं F3, राइट। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रॉइड से सारे वर्टेक्सेस सेम डिस्टेंस पे हैं, तो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, ये भी हमको ध्यान देने वाली बात है। अब फोर्स ऑन चार्ज Q, फोर्स ऑन चार्ज Q, ये जो हमारे सेंट्रॉइड पे रखा है, ड्यू टू Q1 कितना फोर्स लगेगा, तो ये अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ F1 हम इस फोर्स को नाम दे रहे हैं 1/4πε0 Q इंटू Q1, है ना, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का उसका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसका जो डायरेक्शन है, ये देखते हैं, देखिए डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ये O पॉइंट है, O हमारा सेंट्रॉइड है, तो OA, राइट। तो OA उसका डिस्टेंस है और हम A से O की तरफ आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे AO स्क्वायर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर AO। वैसे ही सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2, तो इसको हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q2 बाई इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है Q2 से, तो ये O पॉइंट O है, ये B है, तो BO, तो हम लिखेंगे इसको BO स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ BO। ये यूनिट वेक्टर क्यों लगाते हैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, क्योंकि हमने कोलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q3 के वजह से उस पर कितना चार्ज लगेगा, अगेन we can say that is 1/4πε0 Q into Q3 CO स्क्वायर इंटू CO यूनिट वेक्टर CO। अब देखो भाई, एक ही चार्ज पे अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो आपको याद होगा, सो वी कैन राइट बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the total force on charge Q जो सेंट्रॉइड पे प्लेस्ड है वो जाएगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, तीन चार्जेस है जो उस पर फोर्स लगा रहे। तो देखिए ये हो जाएगा Q इंटू 1/4, एक तो सब में 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं हम सीधा सीधा, और क्या चीज कॉमन है, और Q, और देखिए क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो Q के इक्वल है, तो सबका में हम Q भी कॉमन ले सकते हैं, राइट। और सबका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे ले ले OA AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू R, तो हम R भी कॉमन ले सकते हैं इंटू R स्क्वायर, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यूनिट वेक्टर AO प्लस यूनिट वेक्टर BO प्लस यूनिट वेक्टर CO। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है यूनिट वेक्टर्स के बीच में, अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे
इन यूनिट वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारे सामने वो 120 डिग्री का है। जैसे ये इनके बीच में 120 डिग्री है, इसके बीच में भी 120 डिग्री है, इसके बीच में भी 120 डिग्री है। तो दो यूनिट वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं देख एंगल बिटवीन each pair of angle between each pair of the unit vectors AO, BO and CO is 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होने की वजह से हो जाएगा सो दे फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ साइक्लिक वेक्टर्स। साइक्लिक वेक्टर्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं इन तीनों का सम जो है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ साइक्लिक वेक्टर, सो तीनों का सम है, तीनों यूनिट वेक्टर का जो सम है वो 0 होगा। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें कहाँ पे, ये जो हमने अभी अभी ट्राई किया, एफ इज इक्वल टू हमने लिया था क्यू इंटू क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा नंबर तो उसका आंसर होगा 0। इट मीन्स वी कैन से दैट द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q the total force on charge Q is 0, राइट। चलिए अब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमने लिया है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.6 से, जो आप इजीली अपने बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकोलम माइनस 5 माइक्रोकोलम 2 माइक्रोकोलम माइनस 5 माइक्रोकोलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। ABCD हमारा स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकोलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर है हमारे सामने, सारे साइड्स के 10 सेंटीमीटर के हैं। पॉइंट ए पे, वर्टेक्स ए पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट बी पे -5 माइक्रोकूलम, सी पे 2 माइक्रोकूलम और डी पे -5 माइक्रोकूलम, राइट। अब इनके जो डायगोनल्स को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका सेंटर ओ पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो हमको बताना है कि इस पॉइंट ओ पे जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, इस पे टोटल कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर है तो सारे डायगोनल आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन स्क्वायर ABCD OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, राइट। ये सारे इक्वल होंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। अब अगर हमको सिर्फ OA निकालना हो तो आप कोई भी, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आ सकते हैं, या फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a, तो √2 इंटू 10 यानी साइड डिवाइडेड बाई 2, इसलिए क्योंकि OA OC का हाफ है, AC का हाफ है, तो ये हो जाएगा 5√2। तो इन सब का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5√2। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि A जो O पे हमारा चार्ज रखा है Q वो भी पॉजिटिव है, और A पे जो चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, राइट। ये रिपेल करेगा तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ये इस तरफ, इस तरफ इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसको हम नाम दे सकते हैं FA, राइट। वैसे ही जो Q पे चार्ज लगेगा B से, अब देखिए यहाँ पे जो Q है वो पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, तो इसमें लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि B
क्यू बी क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा इस तरफ, इसको हम नेम दे सकते हैं एफ बी। सिमिलरली सी की वजह से यहाँ पे क्यू सी जो कि 2 माइक्रोकोलम है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया एफ सी का डायरेक्शन। वैसे ही एफ डी क्योंकि नेगेटिव है और क्यू पे रखा पॉजिटिव है, आपस में ये जो क्यू डी है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द डी लगेगा। तो ये हो गया एफ डी, ये फोर्स। तो ये जो क्यू डी फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन हो गया। तो हमने देख लिया, सभी का डायरेक्शन देख लिया। इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, तो इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स exerted on charge of 1 microcoulomb located at the center R, see force on Q by QA, तो इसको हम FA से रिप्रेजेंट करें, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू QA बाय R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5√2। और क्योंकि देखिए जो डिस्टेंस है वो ऐसा है 5√2 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे अगर मीटर में, ऐसा यूनिट में हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे इंटू 10⁻⁻2 का ये हो गया स्क्वायर, अलोंग ओसी के अलोंग। मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर ना लिख के, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यू है 1 माइक्रोकोलम, और 1 माइक्रोकोलम होता है 10⁻⁻6 कोलम। तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻6। वैसे ही क्यू ए पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकोलम का, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, 3.6 न्यूटन, और इसका डिस्टेंस में डायरेक्शन में लिख रहा हूं अलोंग ओसी के अलोंग इसका डायरेक्शन है। चलते सिमिलरली सेकेंड जो चार्ज है वर्टेक्स बी पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम शो करेंगे कुछ इस तरीके से एफ पी। तो ये भी हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, क्योंकि हमारा पहला चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ वो तो 1 माइक्रोकूलम का ही है, सो दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6, और जो बी पे रखा है वो है 5 इंटू 10⁻⁻6। क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे। वैसे वो -5 माइक्रोकूलम का है जो बी पे रखा हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो हम यहाँ पे साइन नहीं लेंगे। तो 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का ये हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन है ये आएगा अलोंग ओबी के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 न्यूटन अलोंग ओबी, 9 न्यूटन अलोंग ओबी। वैसे ही वर्टेक्स सी पे जो रखा है चार्ज, उसकी वजह से सेंटर पे रखे चार्ज पे जो फोर्स लगेगा 9 इंटू 10⁻9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 1 इंटू 10⁻6 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दी सेंटर। और जो सी पे चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव, उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव चार्ज है, पर क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इसी पे रखा हुआ पॉजिटिव ही है, सॉरी, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻6 बाई 5√2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.6 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग ओ ए।
ओ ए के अलोंग इसका डायरेक्शन है। फिर चलते हैं जो डी पे हमारा चार्ज रखा हो उसकी वजह से फोर्स लगेगा, दैट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 है ना। 5 माइक्रोकूलम डी पे रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम सेंटर पे रखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 न्यूटन और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ओडी, ओडी के अलोंग। होप सो आप नोट डाउन करते जा रहे हैं साथ में। अगर मैं यहाँ पे फिर से सभी को लिखूं तो जो हमारा फर्स्ट वर्टेक्स पे फोर्स है एफ ए, उसका मैग्नीट्यूड आया है 3.6 न्यूटन और उसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग ओसी, ओसी के अलोंग। जो हमारा बी पे वर्टेक्स पे है उससे जो हमको फोर्स जो मिल रहा है दैट इज 9 न्यूटन और उसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग ओबी। सिमिलरली जो वर्टेक्स सी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है 3.6 न्यूटन का और ये है अलोंग, इसका डायरेक्शन है ओ ए, अलोंग ओ ए। और वैसे ही एफ डी पे जो डी पे जो रखा हुआ फोर्स जो लग रहा है दैट इज 9 न्यूटन और इसका डायरेक्शन है अलोंग ओ डी। अब अगर आप स्क्वायर को ध्यान से देखेंगे, एक रफ डायग्राम मैं बना दूं तो हमारा चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो देखिए ये डायरेक्शन पहला वाले की वजह से, ए की वजह से जो डायरेक्शन लग रहा है उसका डायरेक्शन इस तरफ है कुछ ओसी, और सी पे जो चार्ज रखा उसका फोर्स अलोंग ओ ए, मतलब उसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है ड्यू टू द चार्जेस ऑन ए एंड सी इज सेम, डायरेक्शन कैसे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हैं। देयरफॉर वी कैन राइट एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बट विद द नेगेटिव साइन, राइट। वैसे ही सिमिलरली अगर आप बी और सी को देखोगे, अगर आप बी और सी को देखोगे, एफ बी और एफ डी को देखोगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है, डायरेक्शन वो अपोजिट है बिल्कुल। तो इस वजह से हम इसमें भी लिख सकते हैं दैट एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी। अब टोटल जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस वी कैन से दैट द टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी जो सेंटर पे लग रहा है, एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। तो अभी हमने देखा एफ ए प्लस एफ बी, एफ सी का मैग्नीट्यूड सेम है, ए के बस नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ सी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस एफ ए और एफ डी की जगह लिख सकते हैं माइनस एफ बी। तो आप देख सकते हो कि ये कैंसल आउट हो जाएंगे, एफ ए माइनस एफ ए जीरो हो गया, एफ बी माइनस एफ बी जीरो हो गया, तो जो टोटल फोर्स है वो है जीरो न्यूटन। Okay, therefore the charge kept on the center of square, the force on the charge kept on the center of square is 0। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे असाइनमेंट ले सकते हैं और आप बहुत सारे क्वेश्चन बाकी रेफरेंस बुक से भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।